हरिपद कमल विनोद रता, हर शीर्ष निवास रता गंगा। ब्रह्म कमंडल मध्य गता, श्रुति शब्द श्रवण परा गंगा। त्रिभुवन परिमार्जन सत्ता, विदितेयं त्रितय पथा गंगा। सुर तरुणी जन सेवित चरना, शुद्धांतः करना गंगा। सुर तरुणी जन सेवित चरना, शुद्धांतः करना गंगा। अयिमान्याः संस्कृतं भारतम् इति आमुखपटले इदानीं समुपस्थितानां समेषां जिज्ञासूनां छात्राणां हार्दिकम् अभिनन्दनं प्रस्तौमि। ततः परं ध्वन्यालोकस्य अद्यतनीये पाठे गच्छामि। प्रिय छात्रों, पाठ चल रहा है। इस क्रम में कल जो हमने पढ़ा था उसमें कुल मिलाकर के बात यही आई थी कि कवियों को चाहिए कि वो अपने विषय का चिंतन करें, विषय को व्यवहार के औचित्य से देखें, जैसा अर्थ सोचे उसके अनुकूल शब्द लगाए। ये चिंतन करना आवश्यक होता है कि उस शब्द में उस अर्थ की व्यंजकता आती है कि नहीं, जिस अर्थ को वो अभिमत रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस प्रकार औचित्य के निरूपण के बाद, कवि कर्म की व्याख्या करने के बाद, मैंने कल आपको बताया था कि आचार्य ने यहाँ पर बहुत लंबी व्याख्या की है। तो उस व्याख्या में जो मूल तत्व है, उस मूल तत्व को जानना अपेक्षित होता है। आगे उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया है, उन विचारों में ये विचार बहुत कहिए उचित और मार्मिक भी है, विद्वत्तापूर्ण भी है। यहाँ उन्होंने ये सिद्ध किया है कि किन नाम व्यंजकत्वम, कि व्यंजकता क्या है, किसको हम व्यंजकता कहेंगे। और ये जानना सभी जिज्ञासुओं के लिए अपेक्षित हो जाता है कि आखिर जिसको हम व्यंजकता कहते हैं, व्यंजकत्व कहते हैं, वो व्यंजकत्व क्या चीज़ है। इसके लिए अब हम वहीं से उनका पाठ आरंभ करते हैं जहाँ ये स्पष्ट कहते हैं कि किमिदम व्यंजकत्वम नाम, कि ये व्यंजकत्व क्या है। क्या व्यंग्यार्थ प्रकाशनम, व्यंग्य अर्थ का जो प्रकाशन है वो व्यंजकता है। न ही व्यंजकत्वम व्यंग्यम चार्थस्य व्यंजक सिद्ध्यधीनम व्यंग्यत्वम व्यंग्यापेक्षया च व्यंजकत्व सिद्धि इत्यन्योन्य संश्रयात् अव्यवस्थानम। ये कहते हैं कि आप जिस बात को व्यंजकत्व कह रहे हैं, जिसको व्यंजकता कह रहे हैं, उसकी सिद्धि आप कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि व्यंजकता है क्या। अगर व्यंग्यार्थ जो है, उस व्यंग्यार्थ को आप व्यंजकता कहेंगे, तो व्यंग्यत्व जो है वो अर्थ का तो कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। स्वभावतः है, क्योंकि लोगों के सामने तो केवल शब्द आता है, तो अर्थ में व्यंजकता है या अर्थ ही व्यंग्यत्व है, ये तो आप नहीं कह सकते। दूसरी बात कि व्यंग्यत्व जो है, व्यंजकत्व जो है, या जिसको आप व्यंजकत्व कहते हैं, व्यंजकत्व तो व्यंजक की सिद्धि के अधीन होगा।
जो व्यंजक होगा उसी में व्यंग्यत्व होगा। व्यंग्यापेक्षया व्यंजकत्व सिद्धि। ये देखना पड़ेगा कि जिसमें व्यंग्य है, जहाँ व्यंग्य की अपेक्षा है, वो व्यंजकत्व होगा, व्यंजकत्व उसी में होगा। या व्यंजकत्व की सिद्धि तब होगी जब हम व्यंग्य को जानेंगे। इस बात को गौर कीजिए कि व्यंग्य की अपेक्षा से व्यंजकत्व सिद्ध होगा। अब व्यंजकत्व की अपेक्षा से व्यंग्य सिद्ध होगा, क्योंकि जब व्यंजकत्व हम देख लेंगे कि इसमें व्यंजकत्व है, उसके बाद ही व्यंग्य की सिद्धि होगी। या अगर हम व्यंग्य को पकड़ते हैं तो व्यंग्य से व्यंजकत्व की सिद्धि होगी। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होंगे। अन्योन्याश्रित जब होंगे, तब जब व्यंजकत्व का ही पता नहीं है तो स्वभावतः है दोनों फेल हो जाएंगे, किसी की सिद्धि नहीं हो पाएगी। वाच्य व्यतिरिक्तस्य व्यंग्यस्य सिद्धि, तो उस पर आचार्य कहते हैं कि देखिए, आपकी ये शंका जो है, आप जो कह रहे हैं वो चलो ठीक है, लेकिन ये याद रखिए कि मैंने आपको पहले उद्योत में ही ये बता दिया है कि व्यंग्य जो होता है वो वाच्य व्यतिरिक्त होता है, वाच्य से अलग होता है। तत्सिद्ध्यधीना च व्यंजक सिद्धि रीति कह पर्यनुयोगावसरः। दूसरी बात कि अगर जब आपको हमने बता दिया है पहले ही कि व्यंग्य क्या होता है, तो स्वभावतः है कि वो व्यंग्य जिसमें रहता है, जिसमें अर्थात जिस शब्द में है उसमें व्यंजकता है, और दोनों का जो व्यापार है वो व्यंजकत्व है। ये तो हमने पहले ही कह दिया है। प्रागुक्त युक्तिभिर वाच्य व्यतिरिक्तस्य वस्तुना सिद्धे कृत्वा स्वर्थो व्यंग्यतयैव कस्माद् व्यपदिश्यते यत्र च प्राधान्येन अनवस्थानं च वाच्यतया एव असौ व्यपदेशु युक्तः तत्परत्वाद् वाक्यस्य अतश्च तत्प्रकाशिनो वाक्यस्य वाचकत्वमेव व्यापारः किं तस्य व्यापारान्तरकल्पनया। तस्मात् तात्पर्य विषयोर्थ जो जात्वंतरा तथा विधे विषये वाच्यांतर प्रतीति ही सा प्रतीते रूपाय मात्रम पदार्थ प्रतीते। ये पूर्व पक्षी की शंका है। पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि पहले तो आपने ये बता दिया था कि शब्द से जो एक वाच्य अर्थ हमको मिला, उसके बाद जो दूसरा अर्थ आता है उसकी प्रधानता होती है, वो व्यंग्य है। ये आपने पहले से सिद्ध कर दिया था। एक वस्तु से आपने दूसरे वस्तु की सिद्धि कर दी थी, ये ठीक बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब उसी शब्द से वाच्यभूत जो अर्थ है उसकी भी प्राप्ति हो रही है, और उसी शब्द से व्यंग्यभूत जो अर्थ है उसकी भी प्राप्ति हो रही है, दोनों जब एक ही शब्द से हो रहा है, तो फिर एक को वाच्य आप कहते हैं, एक को व्यंग्य कहते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि दोनों का आधार तो एक ही शब्द है। उसी शब्द से एक अर्थ मिला तो आप वाच्य कहते हैं, दूसरा अर्थ आया तो आप व्यंग्य कहते हैं। ये दोनों क्यों है? या जिसको आप वाच्य कहते हैं उसी को आप व्यंग्य क्यों नहीं कहते? जिसको आप व्यंग्य कह रहे हैं उसको आप वाच्य कहिए, और जिसको आप वाच्य कह रहे हैं उसको व्यंग्य कहिए। इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि दोनों का आधारभूत एक ही शब्द है। उसी शब्द से हमें दोनों प्राप्त हो रही है, और जब एक ही शब्द से हमें दोनों अर्थ प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से दोनों अर्थ की वाचकता उसी शब्द में है। अगर दोनों अर्थ की वाचकता उसमें सिद्ध हो जाती है और दोनों को हम वाच्य मान लेते हैं, तो ये जो व्यंजकत्व नामक आप एक दूसरा व्यापार मान रहे हैं,
उस दूसरे व्यापार को मानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये मीमांसा दर्शनकार के ओर से पूर्व पक्ष है। अब विषय को आप समझ गए होंगे। उनका कहना है कि एक ही अर्थ हमको मिला उसको हम वाच्य कहते हैं, उसके बाद दूसरा अर्थ हमको मिला उसको हम व्यंग्य कहते हैं। तो दोनों अर्थ तो मिला हमको एक ही शब्द से। जब एक ही शब्द से मिला तो उस दोनों अर्थों की वाचकता है इसमें, और दोनों अर्थ की वाचकता इसमें है, इसलिए वाच्य जो है वही ठीक है। और वाच्य के बाद उसी वाच्य के तात्पर्य से हमको दूसरा अर्थ मिलता है। तो वाचकता में ही जो आप व्यंजकता कह रहे हैं वो व्यंजकता नहीं है, व्यंजकत्व नहीं है, अपितु वाचकत्व से ही काम चलता है। और तात्पर्य विषयीभूतो जह अर्थः, तात्पर्य विषयीभूत जो अर्थ है वही वस्तुतः मुख्य वाच्य होता है। जो जिसको आप कह रहे हैं कि ये व्यंग्य है और ये मुख्य है, ऐसी बात नहीं है, अपितु उस शब्द का तात्पर्य विषयीभूत वही अर्थ है जो जिसको आप प्रधान बनाकर स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा करने पर वहां भी वाच्यता ही है। अलग बात है कि आपको जो वाच्यांतर की प्रतीति होती है तो वहां वाच्यांतर यानी दूसरा अर्थ जो प्राप्त हुआ, अब पहला जो प्राप्त हुआ, तो आप ऐसा कहिए कि दूसरे अर्थ की प्राप्ति में पहला के नहीं है, वही मुख्यार्थ है। उस मुख्यार्थ में ये पहला अर्थ जो है, ये पहला अर्थ वहां केवल उपाय मात्र होता है। तो फिर क्यों आप एक व्यंजकत्व नाम की अलग से व्यापार की कल्पना कर रहे हैं और इतना दुरूह इसको बना रहे हैं। अब यहाँ आचार्य आनंद वर्धन इस प्रश्न का जवाब देते हुए अपनी ओर से अपना व्याख्यान शुरू करते हैं कि अत्रोच्यते, अत्रोच्यते अर्थात अस्य प्रश्नस्य उत्तरम दीयते। यह प्रश्नः समुपस्थापितः तस्य उत्तरं, वो उत्तर कैसे किया जा रहा है ये देखिए कि यत्र शब्दः स्वार्थम अभिदधानो अर्थांतरम अवगमयति तत्र जत्तस्य स्वार्थाभिधायित्वम अजच्च तदर्थांतरावगम हेतुत्वम तयोः अविशेषो विशेषो वा न तावत् अविशेषः जस्मात् तौ दो व्यापारो भिन्न विषयो भिन्न रूपो च प्रतीयते तथा ही वाचकत्व लक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वार्थ विषयः अगमकत्व लक्षणस्त्वर्थांतर विषयः। चूँकि ये व्याख्या लंबी है इसलिए धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं। अब ये जवाब देते हैं कि पहले हमको आप ये बताइए कि जिस किसी शब्द से जो शब्द हमारे पास में उपलब्ध होता है वो शब्द अपने अर्थों की अभिव्यक्ति करता हुआ, अपना अर्थ मतलब अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्यः, ये जो न्याय है इस न्याय के अनुसार अपने अर्थ का बोधन करते हुए जब वो दूसरे अर्थ का भी अवगमन करवाता है तो एक तो उसका हुआ स्वार्थाभिधान, अपने अर्थ का बोधन उसने किया, एक हुआ कि दूसरे अर्थ का अवगमन भी उसने करवाया, दूसरे अर्थ का बोध भी करवाया। तो यहाँ कहिए कि इस दोनों में ये दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे राम शब्द हम सुनते हैं तो राम शब्द सुनते ही दशरथापत्य पुंस्ट विशिष्टो रामः, अवध के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम का हमको बोध हो जाता है। अब जब हम श्लोक में अर्थांतर संक्रमित व्यंग्य में जाते हैं तो वहाँ हमको राम का पता चलता है, एक दूसरा अर्थ आता है सर्व दुख सहिष्णुत्व रामः, सर्वविध औचित्यपूर्ण कार्यकारी रामः। ये जो दूसरा अर्थ आया हमको तो वो शब्द पहले अर्थ की भी अभिव्यक्ति कर रहा है और दूसरे अर्थ का भी बोध करा रहा है।
तो ये बताइए कि ये दोनों अविशेषः विशेषः वा, ये दोनों साथ साथ एक जैसा है, एक ही है, या अलग अलग है? याद रहे, अविशेष तो नहीं है, अर्थात दोनों समान है, दोनों एक ही है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते। क्यों? तो दोनों का स्पष्ट व्यापार अलग अलग और भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देता है। क्योंकि एक व्यापार से आपको दशरथ का पुत्र राम का बोध हुआ, अब उससे दूसरा व्यापार आएगा, जो दूसरा व्यापार सर्व दुख सहिष्णुत्व का बोध करवाएगा। तो फिर आप इस दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? वाचकत्व लक्षणो जह व्यापार है, जिसको आप वाचक कहते हैं, वाचकता कहते हैं, वो वाचकता जो है शब्दस्य स्वार्थ विषय, वो वाचकता जो है वो शब्द का स्वार्थ बोधक है, अपने ही अर्थ का बोधन करता है, वो उससे अलग नहीं करता। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि हर एक शब्द हम किसी न किसी अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। हर एक शब्द सार्थक है। जो शब्द हम बोलते हैं उस शब्द का हमको पता है कि इस शब्द का ये अर्थ होता है। यूं ही मैं पुस्तक कहूँगा तो इसका ज्ञान हमें हो जाएगा कि ये इदम पुस्तकम, ये इसमें सन्निहित है। तो ये है उसका अपना स्वार्थ, अपना अर्थ, जिसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं संकेतेन लभ्यो अर्थः, संकेत से प्राप्त होने वाला अर्थ। शब्द बोलिए, इशारा कीजिए, अर्थबोध हो जाएगा। ये जो इनका स्वार्थ बोध है, इस स्वार्थ बोध के बाद गमकत्व लक्षण, अब जो दूसरा अर्थ आपको मिलता है वो दूसरा अर्थ अब उस वाचकता से तो नहीं आएगा। क्यों? तो ये तो आप पहले से जानते हैं कि शब्द बुद्धि कर्मणाम ब्रह्म व्यापारा भावः, एक वाचकता रूप जो व्यापार है उसने तो एक बार व्यापार कर दिया, अब दोहरा के वो व्यापार करेगा नहीं। लेकिन दूसरा अर्थ लाने के लिए दूसरा हमको जो गमकत्व व्यापार है, जिसको गमकत्व लक्षण, जो उस अर्थ को गमन करवाने वाला, उस अर्थ का अनुभव करवाने वाला विषय है, वो अर्थांतर का विषय होता है। तो इधर वाचक जो है वो स्वार्थ का बोधन करता है और गमकत्व जो है वो अर्थांतर का विषय होता है। अब यहाँ न च स्वपर व्यवहारो वाच्य व्यंग्यो अपहर्तुं शक्यः। अब आप देख लीजिए कि एक वाचकता ने एक अर्थ का बोध करवाया, दूसरे ने दूसरे का बोध करवाया। वो जो दूसरा है, वो दूसरा जो ताकत है जिसको आप गमकत्व व्यापार कह रहे हैं, वही है व्यंजकत्व। अब वो व्यंजकत्व जिसमें है, वो व्यंजकत्व जिसमें है वो है व्यंजक। तो अब यहाँ वाच्य और व्यंग्य को पृथक पृथक होने में, वाच्य और व्यंग्य को अलग अलग होने में भला कौन रोक सकता है? इस दोनों को आप पृथक पृथक होने से कैसे रोक सकते हैं? दोनों को आप एक कैसे कह सकते हैं? एकस्य संबंधित्वेन प्रतीते अपरस्य संबंधी संबंधित्वेन। इसको भी समझ लीजिए। ये कहता है हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि शब्द से जो वाच्य अर्थ हमें प्राप्त हुआ, जैसे गंगा शब्द हमने कहा, गंगा से जो प्रवाहमान धारा रूप अर्थ का बोध हमको हुआ, यहाँ शब्द और अर्थ सीधा स्वार्थ संबंध है, संकेत का संबंध है। अब दूसरा अर्थ जो हमको मिलता है वो उसका संबंध उस अर्थ से है। तो ऐसा देखिए कि एक का संबंध सीधा अर्थ से हुआ, शब्द का वाचकता जहाँ है। अब जो गमकता है, व्यंजकता है, उसका ये जो अर्थ है, इस अर्थ से उसका संबंध है। तो यानी व्यंजकता जो है, व्यंग्यार्थ जो है, वो
इसके संबंधी का संबंधी है। यानी वाच्य जो है वो सीधा शब्द से संबंध रखता है, सीधा संबंधी हो गया। और व्यंजकता जो आई वो शब्द का संबंधी, जो अर्थ उससे संबंध रखने वाला उसका संबंधी। यानी वाच्य जो है वो सीधा संबंधी है और व्यंग्य जो है वो संबंध संबंधी हो जाता है। वाच्यो हि अर्थः साक्षात संबंधी तदितरस्तु अभिधेय सामर्थ्याक्षिप्तः। वाच्य अर्थ से आक्षिप्त होकर संबंधी संबंधी बन जाता है। यदि च स्वसंबंधित्वं साक्षात् तस्य स्यात् तदा अर्थांतरत्व व्यवहारः एव न स्यात्। अब जो ये संबंधी संबंधी को बताया, तो संबंधी संबंधी तक पहुंचने के लिए पहले तो आपको संबंधी लेना पड़ेगा, उसके बाद उसके संबंधी तक पहुंचेंगे। अगर वाच्य से या शब्द से सीधा संबंधी संबंधी का बोध हो जाए लगे, तब तो अर्थांतर यह पद का इस पद की उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी। तब तो सीधे शब्द से उस दूसरे अर्थ की प्रतीति हो जाएगी वाच्य से। तो अर्थांतर क्यों कहेंगे? पहले जो हमको अर्थांतर व्यंग्य कहा हुआ है वो अर्थांतर संक्रमित क्यों कहेंगे? अर्थांतर का मतलब है कि पहला अर्थ बोधित हो चुका है, अब ये दूसरा अर्थ हो रहा है। अगर उस अर्थांतर को हम वाच्य कर देंगे तो फिर अर्थांतर कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसलिए वाच्य का और व्यंग्य का दोनों का भेद, दोनों व्यापार का अलग अलग होना, पृथक पृथक होना, ये सुस्पष्ट है। रूप भेदोपि प्रसिद्धेव, दोनों का रूप भेद भी है। नहीं जैव अभिधान शक्ति ही सैव अवगमन शक्ति ही। अब ये याद रखिए कि आप जो दोनों को एक मानते हैं तो उसमें ये समझ लीजिए कि अभिधान शक्ति अलग चीज है, अवगमन शक्ति अलग चीज है। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उस व्यक्ति के वचनों को सुनकर, उसके परिस्थिति को देखकर, उसके बोलने की शैली को देखकर आप ये कहते हैं ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये आपने कैसे समझ लिया? तो जो शब्द वो बोल रहा है उसका अर्थ, उससे प्राप्त होने वाला दूसरा अर्थ आप समझता था। तेरा कहने का मतलब ये है कि वो बेईमान है। तो तेरे कहने का ये मतलब है, तो वो मतलब में जो दूसरा अर्थ आया उसका अवगमन हो रहा है, वहां अवगमन व्यापार है। और जो शब्द वो बोला उसका जो वाच्य अर्थ है वो यहाँ अभिधान है। तो अभिधान और अवगमन अलग अलग चीज है, दोनों एक नहीं है। अवाचकस्यापि गीत शब्दादे रसादि लक्षणार्थावगम दर्शनात्, क्योंकि वाचकता उसी में आएगी जिसमें शब्द है, उसकी सार्थकता है। शब्द किसी अर्थ का बोधन करने की क्षमता रखता है। तो शब्द जब है तभी उसमें वाचकता है। लेकिन अवगमन शक्ति जो है उसके लिए शब्द का होना जरूरी नहीं है, वो तो इशारे से भी हो जाता है। इशारा हम कर देते हैं, आंखें चला देते हैं, हाथ का इशारा कर देते हैं, होठ हिला देते हैं, उसी से लोगों को अवगमन शक्ति के द्वारा दूसरे अर्थ का बोध हो जाता है। तो वाच्य शक्ति, अभिधान शक्ति और अवगमन शक्ति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को अलग अलग ही रखना, अलग अलग ही जानना अपेक्षित है। अन्यथा जो गीत संगीत होते हैं, उस संगीत में जो म्यूजिक संगीत दिया जाता है वो संगीत में वाचकता तो नहीं है। वाचकता नहीं होने के बावजूद
वो अपने स्वर के अनुकूल तत्त रसों का अवगमन करने की शक्ति रखता है। तो देखिए कि जहाँ वाचकता नहीं है वहाँ भी अवगमन शक्ति काम कर रही है। इसका मतलब है कि अभिधान शक्ति जो है वो अलग है और अवगमन शक्ति जो है वो अलग है, दोनों एक नहीं हो सकता। अशब्दस्यापि अशब्दस्यापि चेष्टा में अर्थ विशेष प्रकाशन सिद्धेह, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि चेष्टा इत्यादि जो होती हैं, इशारा, हमारे हाथ पैर का हाव भाव, गर्दन हिला देना, आंखें बंद कर देना, लीला कमल पत्रानी गणयामास पार्वती, कमल को बंद कर देना, ये भी विभिन्न प्रकार के अर्थों का अवगमन कराता है। जैसा कि ब्रीरा योगान्नत बदनिया जो पहले श्लोक आया था उसमें चेष्टा विशेषः माम पतितया जो प्रयोग किया था उन्होंने, तो वो सारे के सारे सुकविना अर्थ प्रकाशन हेतु हो। वहाँ कवि जो है ऐसे शब्दों का इसीलिए प्रयोग करता है कि वो अवगमन शक्ति के द्वारा कवि का जो अभीष्ट अर्थ है उस अभीष्ट अर्थ को अवगमित कर सके। तस्मात् भिन्न विषयत्वात् भिन्न स्वरूपत्वाच्च स्वार्थाभिधायित्वम् अर्थांतरावगम हेतुंच शब्दस्य जत्तयोः स्पष्ट एव भेदः। इसलिए कहते हैं कि स्वार्थाभिधायित्वम ये अलग चीज़ है और अर्थांतरावगमत्वम अपने स्वार्थ का अभिधान करना, अपने स्वार्थ को बताना और किसी अर्थांतर को अवगमित करवाना, उसका बोध करवाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो स्पष्ट हो गया कि जो पहले कहा गया था कि अभिधान शक्ति और अवगमन शक्ति अविशेष है या विशेष है, तो स्पष्ट हो गया कि अविशेष है ही नहीं। अविशेष अर्थात दोनों बराबर हैं, ऐसी बात तो नहीं है। विशेषश्चेत न तर्हि इदानीम अवगमनस्य अभिधेय सामर्थ्याक्षिप्तम अर्थांतरस्य वाच्यत्व व्यपदेशता। यदि आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये दोनों भाई अविशेष नहीं, तो विशेष हो जाने पर जो अभिधेय है उसी अभिधेय के द्वारा, उसी अभिधान शक्ति के द्वारा, उसी अभिधा शक्ति के द्वारा आक्षिप्त जो अर्थांतर है उस अर्थांतर की भला वाच्यता कैसे हो सकती है? क्योंकि जो स्वार्थ है, जो अर्थ प्राप्त होता है, वाच्यता वही काम करती है। उसके बाद अर्थांतर के अवगमन में पुनः वाच्यता कैसे हो सकती है? दोनों को विशेष मान लेते हैं। विवेचन हो चुका, अब विशेष मानेंगे तो फिर दोनों को एक कैसे मानेंगे? शब्द व्यापार गोचरम तो तस्य अस्माभिः एव तत्तु व्यंग्यत्वेन न वाच्यत्वेन। हाँ, अगर आप ये तर्क लगाएं, ये बात उपस्थापित करें कि भाई वो वाच्यार्थ और वो अर्थांतर जिसको आप व्यंग्यार्थ कह रहे हैं, ये दोनों आया तो उसी शब्द से, गंगा शब्द से प्रवाहमान धारा रूप अर्थ भी आया, और शीतलता पावनता रूप अर्थ जो होता है व्यंग्य में वो भी उसी से आया। ये दोनों का आधार वही शब्द है। तो उसके लिए कहते हैं हाँ, ये आप कह सकते हैं कि दोनों अर्थ आता उसी शब्द से है। इसमें हमें कोई दो मत है ही नहीं, हमें कोई विरोध है ही नहीं, क्योंकि शब्द व्यापार गोचरत्वम तो तस्य अस्माभिः इष्यत एव। इस बात को तो मैं भी मान रहा हूँ कि शब्द व्यापार एव, शब्द का ही, शब्द से ही ये दोनों व्यापार होते हैं, दोनों व्यापार शब्द का ही है। अंतर इतना है कि शब्द एक तरफ जो है वो वाचकत्व होता है और दूसरे तरफ व्यंग्यत्व होता है। यानी एक तरफ वाच्यत्व, दूसरे तरफ व्यंग्यत्व। वही शब्द दोनों का बोध करता है,
लेकिन एक को वाचकता के द्वारा, एक को व्यंजकता के द्वारा। ये मत कहिए कि एक ही शब्द दोनों को बोध कर रहा है तो दोनों वाचकता के अंतर आ गया या दोनों वाच्यर्थ हो गया। प्रसिद्धाभिधानांतर संबंध योग्यत्वेन च तस्य अर्थांतरस्य प्रतीतेः शब्दांतरेण स्वार्थाभिधायिना जद विषयीकरणम तत्प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता। अब इसी बात को कहते हैं कि प्रसिद्धाभिधान, हरेक शब्द का किसी एक शब्द में वाचकता है जो पहले से सुनिश्चित है। उस अर्थ के साथ संबंध रखने की योग्यता वाला जो दूसरा अर्थ हमें प्रतीत होता है वो स्वार्थाभिधायिना जद विषयीकरणम तत्प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता। अब दूसरा अर्थ जो हमें आ रहा है, जो शब्द का सीधा अर्थ नहीं है, वहाँ उसकी प्रकाशन क्षमता ही द्योतित होती है, वाचक क्षमता द्योतित नहीं होती। रही बात, आपने एक तर्क दिया था कि जैसे वाक्यार्थ के बोधन में पदार्थ जो है वो एक उपाय मात्र होता है, उसी तरह अर्थांतर के बोधन में वाच्य अर्थ जो है वो एक उपाय मात्र होता है, इसलिए दोनों को वाच्य ही माना जाए। उसको लेके कहते हैं कि न च पदार्थ वाक्यार्थ न्यायो वाच्य व्यंग्ययोः, कि पदार्थ और वाक्यार्थ के मध्य जो न्याय प्रवर्तित होता है वो न्याय वाच्य और व्यंग्य के मध्य प्रवर्तित नहीं होता। दोनों न्याय अलग अलग होते हैं। कैसे? तो देखिए, कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो पदार्थ प्रतीति असत्यैव इति कैचित् विद्वद्भिः आसितम्। कुछ लोग तो पदार्थ प्रतीति को मानते भी नहीं हैं, सीधे वाक्यार्थ को मानते हैं। अरे मीमांसा में ही जो अन्विताभिधानवादी हैं वो तो पदार्थ और अन्वय की बात नहीं करते, वो तो सीधे वाक्यार्थ को मानते हैं। असत्यस्त्वस्या नाभ्युपेयेते जैरपि असत्यत्वम अस्याः नाभ्युपेयेते। और जो पदार्थ की असत्यता को नहीं मानते, अर्थात पदार्थ को भी स्वीकार करते हैं और वाक्यार्थ को भी स्वीकार करते हैं, वहाँ भी वाक्यार्थ पदार्थयोर घट तदुपादान कारणन्यायो अभ्युपगंतव्यः। कहते हैं कि वहाँ भी जो दोनों को मानते हैं, पदार्थ और वाक्यार्थ को मानते हैं, उसको वाक्यार्थ पदार्थ के मध्य घट तदुपादान कारण, घट का ज्ञान, तदुपादान कारण का ज्ञान, उसके उपादान कारणों का ज्ञान, जैसे दोनों ज्ञान वहाँ है उसी तरह से पदार्थ और वाक्यार्थ का ज्ञान होना चाहिए। यही न्याय वहाँ प्रवर्तित होता है। जैसे देखिए कि जब घड़ा का ज्ञान, घड़ा बन के जब तैयार हो जाता है और उससे पहले जब वो घड़ा नहीं बना होता है, तब कपालद्वय संयोग जो है, कपाल जब अलग अलग होता है तो वो कपाल का ज्ञान अलग है, और जब उसको जोड़ के घड़ा बना दिया जाता है तब आपको घट का ज्ञान होता है। तो पदार्थ का ज्ञान जो है वो उसका जो उपादान कारण उसके ज्ञान के जैसा है, और वाक्यार्थ का ज्ञान जो है वो उस घट के ज्ञान जैसा है। लेकिन याद रखना एक बात कि जथा ही घटे निष्पन्ने तदुपादान कारणानां न पृथक उपालंभः तथैव वाक्ये तदर्थे वा प्रतीते पद तदर्थानां तेषां यथा विभक्तयोपलम्भे वाक्यार्थ बुद्धिरेव दूरी भवेत्।
कहते हैं गौर कीजिए कि आपने जो पदार्थ और वाक्यार्थ की बात कही थी उसको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि पदार्थ और वाक्यार्थ में घट और तदुपादान दोनों का पृथक पृथक ज्ञान का जो संबंध है वो न्याय यहाँ प्रवर्तित होना चाहिए। क्योंकि जब घट का ज्ञान होता है, घट जब बनकर तैयार हो जाता है, उस समय उसके जो उपादान कारण हैं, उपादान कारण रूप जो ज्ञान है वो ज्ञान तब नहीं रह जाता जब जब घट का ज्ञान हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आप एक कोई यंत्र लें, जिस समय हमारा साइकिल, हमारा मोटरसाइकिल नहीं बना हुआ होता है, एक पार्ट में होता है अलग अलग, तो उसके नाम अलग अलग हैं। लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाता है तो उस समय हमारी वो गाड़ी बन गई, हमारा मोटरसाइकिल बन गया। अब जिस समय ये बना हुआ सामान हमारा मोटरसाइकिल बन के तैयार हो गया, उस समय तो उसके तो उपादान भूत जो कारण थे उसका कोई ज्ञान अब नहीं रह जाता। ये न्याय पदार्थ वाक्यार्थ में तो प्रतीत होता है कि जब वाक्यार्थ आपको मिलता है तो उस समय पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। जो बात इन्होंने पहले उद्योत में कही भी थी, यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते तथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते। पदार्थ के द्वारा ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, लेकिन जिस समय वाक्यार्थ का ज्ञान होता है उस समय पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है। इसलिए घट और तदुपादान कारण ज्ञान का जो न्याय है वो न्याय आपके वाक्यार्थ और पदार्थ में प्रतीत होता है। क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग प्रतीत होने लगें, अगर घट ज्ञान के समय में भी तदुपादान भूत कारण का ज्ञान हो, तब तो वाक्यार्थ ज्ञान के समय भी पदार्थ का ज्ञान रहेगा। अब पदार्थ का ज्ञान जब रहेगा तो वाक्यार्थ रहेगा। एक समय में दो ज्ञान नहीं आएगा, तो पदार्थ के ज्ञान की सत्ता के रहते हुए वाक्यार्थ का ज्ञान ही दुभर हो जाएगा। इसलिए आप ये मानिए कि वाक्यार्थ पदार्थ में ये संबंध है, घट और तदुपादान कारण के ज्ञान का संबंध होता है। लेकिन वाच्य और व्यंग्य की जब बात करेंगे तो वाच्य और व्यंग्य में ऐसी स्थिति नहीं होती है। न तु एष वाच्य व्यंग्योर न्यायः, वाच्य और व्यंग्य में ये न्याय काम नहीं करता कि नहीं व्यंग्ये प्रतीयमाने वाच्य बुद्धि दूरी भवति। जैसे आपको वाक्यार्थ ज्ञान के वक्त, वाक्यार्थ ज्ञान के समय जैसे आपको पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, उसी तरह अगर आप कहेंगे कि व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है तो वाच्य के ज्ञान को हम छोड़ देते हैं, वाच्य का ज्ञान हमको नहीं होता है कि व्यंग्ये प्रतीयमाने वाच्य बुद्धि दूरी भवति इति न, वाच्य बुद्धि दूर हो जाता है ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि इसका वाच्य ये है और व्यंग्य ये है, और स्पष्ट व्याख्या की जाती है कि इसका वाच्य ये हुआ, जैसे भ्रम धार्मिक विश्रब्ध, भ्रम का माने हुआ घूमना, लेकिन व्यंग्यार्थ आता है कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो वो शेर है वो काट लेगा। तो व्यंग्य के ज्ञान के समय भी वाच्यार्थ का ज्ञान रहता है। वाच्याभास अविनाभावेन तदस्य प्रकाशनात्, क्योंकि वाच्य का ज्ञान अगर नहीं है तो फिर आप कैसे समझेंगे कि ये वाच्य हुआ और ये व्यंग्य हुआ। तब तो वाच्य का अगर ज्ञान आपको नहीं रह गया तब तो व्यंग्य का जो ज्ञान सीधे शब्द से आएगा वही आपके लिए वाच्य हो जाएगा। इसलिए दोनों का ज्ञान होता है। तस्मात् घट प्रदीपन्यायस्तयोः यथैभिः प्रदीपद्वारेण घट प्रतीतौ उत्पन्नायां न प्रदीप प्रकाशो निवर्तते तद्वद् व्यंग्य प्रतीतो वाच्यावभाषः। अब देखिए कि पदार्थ और वाक्यार्थ के समय घट ज्ञान और तदुपादान कारणभूत जो ज्ञान है
विषयक जो ज्ञान है उस दोनों का न्याय लिया। और वाच्य व्यंग्य में आकर के घट तदुपादान कारण ज्ञान वाला न्याय नहीं है, बल्कि यहाँ घट और दीपक न्याय है। जैसे अंधेरे घर में घड़ा पड़ा हुआ है, वो घड़ा आपको नहीं दिखता है, लेकिन जब दीपक लेके आते हैं तो वो घड़ा आपको दिखाई दे देता है, घड़ा आपको दिख गया। लेकिन वो घड़ा तब दिखा जब आप दीपक लेके आए। और दूसरी बात कि दीपक ने घड़ा आपको दिखा दिया, लेकिन घड़ा दिखा के दीपक समाप्त हो गया, दीपक का ज्ञान आपको नहीं रहा, ऐसी बात तो नहीं है। तब तो आपको दीपक भी दिख रहा है, दीपक का भी ज्ञान हो रहा है और घड़े का भी ज्ञान हो रहा है। तो ये दीपक घट वाला जो न्याय है ये वाच्य और व्यंग्य पर लगता है। और पदार्थ और वाक्यार्थ की जो बात थी, वहाँ घट के उपादान कारण उपादान भूत जो तत्व है उसका ज्ञान और घट जो पूर्ण हो गया उसका ज्ञान के बराबर न्याय दोनों में चलता है। जत्तु प्रथमोद्योते, जथा कि पहले ही बता चुके हैं, जथा पदार्थ द्वारे न वाक्यार्थ संप्रतीयते इत्याद्युक्तम ततुपायत्व मात्रात् साम्य विवक्षया। अब कहते हैं तदुपायत्व मात्रम समता के आधार पर, क्योंकि एक अर्थ का दूसरे अर्थ से जो संबंध होता है, जहाँ अर्थांतर संक्रमित वाच्य होता है, वहाँ परस्पर संबंध जो उसका है वो परस्पर संबंध की विवक्षा होती है। अब वो संबंध जो है वो उसका उपाय होता है, यानी अर्थांतर को लाने का उपाय उसका संबंध है। ननु एवं जुगपत अर्थद्वयोगित्वं वाक्यस्य प्राप्तम तद्भावे च तस्य वाक्यतैव विघटते तस्या एकार्थ्य लक्षणत्वात्। अब पूर्व पक्षी का ही एक तर्क और देते हैं कि इस तरह से, यानी ऊपर में जो व्याख्यान आपने किया, इस व्याख्यान से तो स्पष्ट होता है तो जुगपत अर्थद्वय योगित्वम वाक्यस्य प्राप्तम, यानी किसी वाक्य में पदार्थ की प्राप्ति जो है वो पृथक है और वाक्यार्थ की प्राप्ति जो है वो पृथक है। तो एक ही वाक्य में अर्थद्वय योगित्वम, दो अर्थों के प्रकाशन की क्षमता, दो अर्थों के बोधन की क्षमता है कि तदभाव, ऐसा रहने पर तस्य वाक्यतैव विघटते, ऐसा होने पर तो उसकी वाक्यता ही समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी? तो उनका मानना है कि एकार्थ्य लक्षणत्वात्, वाक्यार्थ जो होता है या वाक्य जो होता है वो सारे पदों को मिलकर एकार्थ का बोधन जो है वो है वाक्यार्थ। तो अगर पदार्थ के ज्ञान को अलग रखें तो वाक्यार्थ जो है वो अपने आप टूट जाएगा, जो पहले ही इन्होंने कहा था कि अगर वाक्यार्थ के समय पदार्थ का ज्ञान रहेगा तो वाक्यार्थ अपने आप दूर हो जाएगा, वाक्यार्थ चलेगा ही नहीं। तो ऐसे में उनका कहना है कि फिर वाक्यार्थ का ज्ञान कैसे होगा, और आपके हिसाब से चलें तो वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा, वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होगा तो काव्य कैसे चलेगा? तो ये नैसा दोषा, यहाँ कोई दोष नहीं है। हमारे हुआ और जो व्यंग्य रूप में प्राप्त हुआ, इन दोनों में एक को हम गौण करते हैं और एक को हम प्रधान मानते हैं। तो जिसको गौण मानते हैं उस पर ध्यान नहीं देते, जिसको प्रधान मानते हैं उसको शिष्ट मानकर उसको महत्व दे करके उस अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो एक का गौण होना, एक का प्रधान होना, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यंग्यस्य ही क्वचित प्राधान्यम वाच्यस्य उपसर्जन भावः, कहीं व्यंग्य जो है उस व्यंग्य का, व्यंग्य की प्रधानता होती है, और वाच्यस्य जो वाच्य है उस वाच्य का उपसर्जन भाव वो गौण हो जाता है।
इसीलिए ध्वनि के लक्षण में ही कहा गया था उपसर्जनीकृत स्वार्थ। अब वहाँ जो स्वार्थ था कि शब्द से प्राप्त होने वाला जो अर्थ है जो वाच्य रूप में आता है, जब शब्द और अर्थ उसका उपसर्जन कर देते हैं, उसको गौण कर देते हैं, तो वो हो गया गौण, और दूसरा अर्थ जो व्यंग्य व्यंजक के द्वारा आया वो हो गया प्रधान। तो एक की गौणता स्वीकार कर लेने पर हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है। तत्र व्यंग्य प्राधान्य ध्वनि इत्युक्त में, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऐसे में जो प्रधान होता है, उस प्रधान व्यंग्य की प्रधानता होने पर जहाँ व्यंग्य के द्वारा आया हुआ अर्थ प्रधान होता है, वहाँ ध्वनि काव्य होता है। ये मैंने पहले ही कह दिया है। वाच्य प्राधान्येषु तु प्राकारांतरम निर्देक्ष्यते। हाँ, जहाँ वाच्य की प्रधानता होती है वहाँ जब व्यंग्य होता है, वाच्य की प्रधानता के साथ साथ जहाँ व्यंग्य की स्थिति होती है, जिसका गुणीभूत व्यंग्य में विवेचन हम आगे चल के आपको करेंगे, वहाँ वाच्य की प्रधानता होती है। क्योंकि वाच्य और व्यंग्य में वहाँ व्यंग्य की प्रधानता नहीं होती, वो प्रधानता या तो वाच्य के बराबर हो जाती है या वाच्य में चमत्कार ज़्यादा हो जाता है, वाच्य प्रधान हो जाता है, और व्यंग्य जो आता है वो व्यंग्य होकर के भी थोड़ा गौण रहता है। उसका निर्देशन बाद में करेंगे। व्यंग्य परत्वे काव्यस्य नो व्यंग्यस्य अभिधेयत्वम अपितु व्यंग्यत्वमेव। अब कहता है कि देखिए, दोनों स्थिति में व्यंग्य परत्वेपि, व्यंग्य परता तो है ही, व्यंग्य परता दोनों स्थिति में है कि जहाँ व्यंग्य प्राधान्य हो जाता है वहाँ भी शब्द व्यंग्य कर रहा है, और जहाँ व्यंग्य प्रधान नहीं है, वाच्य की अपेक्षा गौण है, वहाँ भी वो व्यंग्य तो कर ही रहा है। व्यंग्य नहीं है ये बात नहीं है, व्यंग्य तो वहाँ वो कर ही रहा है, लेकिन वहाँ उसकी प्रधानता न होने के कारण वहाँ वो ध्वनि काव्य नहीं माना जाता है। लेकिन ये तो स्पष्ट होता है कि वहाँ भी वाच्य अर्थ अलग है और व्यंग्य अर्थ अलग है, इसलिए व्यंग्यस्य अभिधेयत्वमपि न, इसलिए व्यंग्य की अभिधेयता तो कभी हो ही नहीं सकती। अपितु व्यंग्य में वो व्यंग्य जो है वो अलग ही प्रकार का चीज है, जो वाच्य से अलग होता है। अब एक बात ये कहते हैं, और वैसे तो यहाँ भी लंबा प्रवचन चलेगा इनका, इन तत्वों को हमें जानना अपेक्षित है कि कितना गूढ़ातिगूढ़ ये लोग आचार्य लोग विवेचन करके तब किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया करते थे। उनके द्वारा किया गया जो प्रतिपादन है वो कितना बारीकी से किया गया अध्ययन है। एक कहते हैं किंच व्यंग्यस्य प्राधान्येन अविवक्षायाम वाच्यत्वं तावद् भवद्भिर्नाभ्युपगन्तव्यम् अतत्परत्वात् शब्दस्य तदस्ति तावद् व्यंग्यः शब्दानां कश्चिद् विषयः तत्रापि तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति स्वरूपम् अपहृणूयते एवं तावद् वाचकत्वात् अन्यदेव व्यंजकत्वम्। जो मैंने अभी पहली पंक्ति में कही है कि जहाँ पर व्यंग्य की प्राधान्य रूप से प्रधान रूप से अविवक्षा होती है, जहाँ व्यंग्य का प्रधान रूप से विवक्षा नहीं होती है, वहाँ ध्वनि का भी नहीं होता, व्यंग्य नहीं होता ऐसा मत कहिए। जहाँ व्यंग्य की प्रधानता नहीं है वहाँ भी वाच्यत्व जो है, वहाँ भी उस दूसरे अर्थ की प्रतीति में वाच्यता स्वीकार नहीं की जाएगी। भले दूसरा अर्थ प्रधान बन के आए या ना आए, लेकिन दूसरे अर्थ की प्रतीति में व्यंजकता ही काम करेगी, दूसरे अर्थ की प्रतीति में वाच्यता काम नहीं करेगी, क्योंकि से सीधा उसका बोध नहीं होता है। तदस्ति तावद् व्यंग्यः शब्दानां कश्चिद् विषयः। तो ऐसे जगहों पर क्या किया जाएगा
तो वहाँ जो व्यंग्य है, वहाँ जो व्यंग्यार्थ है, वो इस शब्द का कोई दूसरा विषय होता है। जैसे आप विविध जगह अलंकारों में देखते हैं, दीपक इत्यादि में या समासोक्ति इत्यादि में, वहाँ जो वाच्य अर्थ होता है उसी की प्रधानता होती है, वही अर्थ हमको मिलता है। लेकिन व्यंग्य में हमको एक दूसरा अर्थ भी मिलता है, यद्यपि उस अर्थ की प्रधानता नहीं होती, लेकिन उसी अर्थ के बल पर हम समासोक्ति अलंकार लगाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ जो दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, भले वो ध्वनि काव्य नहीं है, लेकिन वो शब्द का कोई अलग ही विषय है, तो व्यंग्य ही, लेकिन प्रधान न होने के कारण अप्रधानावस्था में भी वो वाच्य नहीं हो सकता। वो शब्द का एक अलग से एक शब्द, उस शब्द का अलग से विषय है। शब्द से डायरेक्ट प्राप्त होने वाला जो वाच्य है, उससे अलग ही विषय वो होता है। जत्रापि तस्य प्राधान्यम तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपम अपहनुयते। कहता है कि जहाँ उसकी प्रधानता होती है, वहाँ भी क्या उसके स्वरूप का गोपन, उसके स्वरूप का यानी व्यंग्य के स्वरूप का गोपन किया जा सकता है। अर्थात जितना आपको हमने दिखा दिया, वहाँ चाहे व्यंग्य की प्रधानता हो या व्यंग्य की प्रधानता न हो, दोनों अवस्था में क्या व्यंग्य की अपहनुति, व्यंग्य को ढक देना, व्यंग्य को आवृत कर देना, क्या यह संभव हो सकता है? एवं तावत वाचकत्वात् अन्य देव व्यंजकत्वम। इसलिए ये आप मान के चलिए कि व्यंजकता जो है वो वाचकता से अलग ही कोई चीज है। इतश्च वाचकत्वात् व्यंजकत्वस्य अन्यत्वम जदवाचकत्वम शब्दैकाश्रयम् इतरस्तु शब्दाश्रयम् अर्थाश्रयम् शब्दार्थयोर्द्वयोरपि व्यंजकत्वस्य प्रतिपादितत्वात्। आप इसको इस प्रकार से भी अलग मान सकते हैं कि वाचकता जो होती है वो शब्द मात्र पर आश्रित होता है। वाचकता का आश्रय केवल शब्द मात्र है, दूसरा नहीं। लेकिन व्यंजकता जो है उसका आश्रय शब्द भी है, क्योंकि शाब्दिक व्यंजना होती है। उसका आश्रय अर्थ भी है, क्योंकि आर्थिक व्यंजना होती है। कहीं कहीं उसका आश्रय शब्द एवं अर्थ दोनों होता है, क्योंकि उभय शक्तित्व में जाके दोनों की व्यंजकता होती है। तो इस प्रकार भी वाच्य और व्यंग्य अलग अलग हो गया। वाचक का आश्रय केवल शब्द है, व्यंजक का आश्रय शब्द भी है, अर्थ भी है, और कहीं कहीं शब्द और अर्थ दोनों मिलके है। तो एक का आश्रय केवल शब्द है, एक का आश्रय शब्द अर्थ उभय तीनों है। तो इस प्रकार से भी व्यंजकता अलग है, व्यंजकत्व अलग है और वाचकत्व अलग है। तो व्यंजकत्व और वाचकत्व की अलग अलग स्थिति का प्रतिपादन इन्होंने कर दिया। अब आगे जब ये गुण वृत्ति में चलेंगे, लक्षणा के द्वारा जहाँ व्यंजना होती है उसका विवेचन फिर ये आगे करेंगे। तो उस पाठ को, इन शब्दों को गौणी वृत्ति के द्वारा प्राप्त जो होता है उसका विवेचन हम फिर कल पढ़ेंगे। आज के पाठ में वाचकता अलग है और व्यंजकता अलग है, इसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने अपना तर्क उपस्थापित कर दिया। पूर्व पक्ष में मीमांसकों का जो तर्क था, उस तर्क का अक्षरशः खंडन करने के बाद इन्होंने अपने तर्क से सिद्ध कर दिया कि वाचकता एक अलग चीज़ है और व्यंजकता एक अलग चीज़ है। व्यंजकता जहाँ है उसमें व्यंजकत्व है, या व्यंजकता जहाँ है वो व्यंजक है। इस तरह व्यंजक की सिद्धि के लिए और व्यंजकता की सिद्धि के लिए आज का ये पाठ हम यहीं विराम करते हैं। आगे फिर गौणी वृत्ति की स्थिति देखेंगे और उसकी पढ़ाई, उसका पाठ हम कल करेंगे। तब तक आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन।